हाँ, तो ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया पढ़ रहे थे अपन, ऑक्सीशोषण है ना, ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण, ठीक है। ऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी, अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये शुरुआत हुई है अभी तो। ऑक्सीशोषण में 3 चरण आएंगे, कितने चरण आएंगे? 3 चरण। जैसे सबसे पहले चरण आएगा जिसको हम पढ़ेंगे एक योजक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? योजक अभिक्रिया। योजक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य से जो पायरुविक अम्ल बनेगा, उस पायरुविक अम्ल को, जैसे ये पायरुविक अम्ल बन गया यहाँ पे ना, इस पायरुविक अम्ल को यहाँ पे इस क्रेब्स चक्र में, यानी कि ये कहाँ चल रहा है क्रेब्स चक्र अंदर वाला, ये किस में चल रहा है? ये चल रहा है हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी भित्ति मैट्रिक्स के अंदर। कहाँ चल रहा है? मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में चलेगा ये चक्र, ये वाला, ये आधा कहाँ चल रहा है? समझो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये वाली तो योजक हो गई। क्या हो गई? योजक। अबे इस माइटोकॉन्ड्रिया से अंदर, इसमें अंदर आएगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियों से अंदर आएगा, किस में? मैट्रिक्स में। तब जाके चक्र स्टार्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके अभिक्रियाओं को देखते हैं कि सबसे पहला चरण जो होता है उसको योजक अभिक्रिया बोलते हैं। तो पायरुविक अम्ल का चरणबद्ध तरीके से क्या होता है? चरणबद्ध तरीके से ऑक्सीकरण होता है। तो पहली अभिक्रिया योजक होती है, योजक के बाद दूसरी अभिक्रिया आती है जिसमें चलता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स यानी केकड़ा जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये केकड़ा है ना। तीसरी वाली जो होती है वो चलती है ईटीएस, ये मैंने लिखाया था कल आप लोगों को, बताया था, है ना। तो इस तरीके से ये पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण होगा। तो वायवीय शोषण में ये प्रक्रिया सारी की सारी कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियों में हो रही है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की चीजें होगी। योजक कहाँ होगी? झिल्लियों के बीच होगी। कहाँ होगी? झिल्लियों के बीच में। क्रेब्स कहाँ होगा? मैट्रिक्स में होगा। कहाँ होगा? मैट्रिक्स में। ईटीएस कहाँ होगा? भीतरी झिल्ली में। भीतरी झिल्ली जो होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, भीतरी झिल्ली, और उस भीतरी झिल्ली के किस भाग में होगा? ऑक्सीसोम में। ऑक्सीसोम का नाम क्या है? F1 कण। क्या नाम है? F1 कण। यहाँ पे संपन्न होगी अभिक्रिया, ठीक है। क्लियर है बात? इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रिएक्शन है इसको योजक अभिक्रिया बोलते हैं। कुल मिला के क्या होता है कि जो पहले हमने NADH2 का बनाया, काम में लिया था, देखो अभी तक काम आ रहा था ना, अभी NADH2 बन रहा है, देखो NADH2 NADH2 NADH2, देखो सब जगह NADH2 आ रहा है। फोटोसिंथेसिस में हमने NADPH2 पढ़ा था, याद करो, NADPH2, वहाँ पी से फोटोसिंथेसिस था, यहाँ फोटोसिंथेसिस, यहाँ शोषण है, ठीक है ना। तो यहाँ NADH2 NADPH2 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये पहली अभिक्रिया होती है, पायरुविक अम्ल का जो वायवीय ऑक्सीकरण होता है, उसमें हमारे पास है ना 3 CO2 के अणु मुक्त होते हैं। कितने CO2 के अणु मुक्त होते हैं? 3 CO2 के अणु इस पायरुविक अम्ल में मुक्त होते हैं। एक यहाँ भी होता है, मैंने यहाँ बनाया नहीं, एक CO2 का अणु मुक्त होता है ना। तो यहाँ से देखो ये एक CO2 यहाँ से मुक्त हो गया, ठीक है, एक CO2 यहाँ पे मुक्त हो गया, देखो, ठीक है, और एक CO2 यहाँ पे मुक्त हो गया। तो बताइए एक पायरुविक अम्ल से कितने CO2 मुक्त होते हैं? 3 CO2। कितने CO2 मुक्त है? 3। तो यहाँ पर एक पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण करेंगे, है ना, उससे हमें क्या मिलेगा? 3 CO2 के अणु मुक्त होंगे। फिर पायरुविक अम्ल एक है कि 2 है? कितने पायरुविक अम्ल? 2 है ना। तो 2 से कितने CO2 निकलेंगे? 6 CO2। हो गया अपना काम। एक ग्लूकोज से तो निकाल रहे हैं अपन, अरे ग्लूकोज चला रहा है ग्लाइकोलाइसिस से, वहाँ से चलाया, फिर ये किस में प्रवेश करेगा? ऑक्सीशोषण में एंट्री करेगा, है ना। तो यहाँ से पायरुविक अम्ल का क्या होगा? वायवीय ऑक्सीकरण शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे होता है देखिए, तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, सबसे पहली अभिक्रिया होती है ना, तो इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण आता है अपना जिसको बोलते हैं योजक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? योजक अभिक्रिया, ठीक है। तो योजक अभिक्रिया क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल, फिर लिख रहा हूं मैं यहाँ, कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल कोएंजाइम से क्रिया करके, ये क्रिया होती है, मतलब ऐसे जब भी एरो इधर आएगा ना, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, पायरुविक अम्ल और कोएंजाइम। एंजाइम होता है ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियां होती है ना, उनके बीच में होता है ये। तो उससे ये रिएक्ट करेगा, क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, एंट्री करेगा, एंट्री करके Mg+2 के सहायता से, Mg+2 की सहायता से ये क्या करेगा? एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। भाई क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम। समझ रहे हो सभी? एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। ये बनने वाली रिएक्शन का नाम ही क्या है? योजक अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं। देखो कई सारे सह एंजाइम, एक नहीं दो नहीं, कई सारे सह एंजाइम इसके अंदर भाग लेते हैं। साथ ही साथ देखो इसमें कौन कौन से सह एंजाइम भाग लेंगे, जैसे कि इसको भी सह एंजाइम बोलेंगे, NAD भी सह एंजाइम है, Mg+2 भी सह एंजाइम है, ये कोएंजाइम है।
जब इन सबके सहयोग से NaDH2 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? NaDH2। जो पायरुविक अम्ल की एनर्जी थी ना वो कन्वर्ट किस में होगी? NaDH2 में। और यहाँ पे CO2 निकला। क्या निकला? यहाँ पे CO2 का एक अणु यहाँ पे निकला। तो एक CO2 का अणु तो बाहर ही निकल जाता है, एंट्री करने से पहले एक CO2 का अणु बाहर ही निकल गया योजक अभिक्रिया में। इसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम, ये एसिटाइल कोएंजाइम और ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल आपस में रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। ये आपस में इनकी क्या हो जाएगी? क्रिया होगी भाई। किसकी क्रिया होगी? कोएंजाइम की, है ना, और एसिटिक अम्ल। तो यहाँ से ये जो कोएंजाइम आया था ना, ये कोएंजाइम तो यहीं बाहर निकल जाएगा इधर ही। ये कोएंजाइम आया था ना इधर, ये एसिटाइल कोएंजाइम, तो इस CO तो यहीं से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन वाला यौगिक, समझ रहे हो? कोई ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, क्या नाम इसका याद है ना आपको? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ये 4 कार्बन वाला यौगिक, ये 2 कार्बन वाला यौगिक, दोनों को मिला के कितने कार्बन वाला यौगिक बना? 6 कार्बन वाला यौगिक। क्या बना? सिट्रिक अम्ल बना। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्रेब्स चक्र में पहला उत्पाद कौन सा बनता है? सिट्रिक अम्ल। कितने कार्बन वाला होता है? 6 कार्बन वाला। 6 कार्बन वाला एक यौगिक बनता है जिसको बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ तक पहुंचे अपन पहला चरण। तो ये चरण किसका स्टार्ट हुआ? ये पहला चरण स्टार्ट हो गया। किसका शुरू हुआ? क्रेब्स चक्र का। ये अंदर वाला साइकिल कौन सा चल रहा है? क्रेब्स चक्र चल रहा है। कौन सा चक्र चल रहा है? क्रेब्स चक्र। ये पूरा क्रेब्स नहीं है, यही क्रेब्स है, बस ये घूम रहा है जो चक्र, तो इसको बोलेंगे ये थोड़ी चक्र है ना। तो ये क्रेब्स चक्र चल रहा है। तो आगे देखिए, ये अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया के बाद शुरू हो रही है ना, उसके बाद तुरंत बाद स्टार्ट होने वाली रिएक्शन का नाम है योजक अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में कई प्रकार के संएंजाइम भाग लेते हैं, उनके नाम तो लिखा रखे देखो। Mg+2 क्या क्या भाग लेगा इसमें? संएंजाइम यहाँ पे भाग लेंगे। एक तो भाग लेगा बेटा Mg+2, लिखी रखा है Mg+2। एक भाग लेगा यहाँ पर La, जिसको बोलते हैं लिपोइक एसिड। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है कुछ भी, ये पुराने नोट्स है ना। तो लिपोइक एसिड बनेगा यहाँ पे। लिपोइक एसिड के बाद क्या आएगा बेटा? TPP, है ना, थायरोमिन पायरोफॉस्फेट, है ना, ये है ना, थायरोमिन पायरोफॉस्फेट आ जाएगा। ये TPP काम आएगा। इसके अलावा और कौन काम आएगा? NAD काम आएगा। NAD आ रहा है काम, ये देखो आ रहा है इस अभिक्रिया में। NAD के अलावा कौन काम आएगा? COA, कोएंजाइम काम आएगा। क्या आएगा? कोएंजाइम। तो बोलो कितनी चीजें काम आ रही है? 5 सहकारक भाग लेते हैं। सहकारक मतलब इसको एंट्री कराते हैं भाई। मान लो कोई अंदर नहीं जा रहा हो किसी के घर में, तो भाई तू जा, दूसरा कहेगा तू चल जा, अंदर शेर बैठा हो खाने के लिए, है ना। तो ऐसे करते करते ये सहायता करते हैं इस कोएंजाइम, इस पायरुविक अम्ल की एंट्री कराने में। ठीक है, पायरुविक अम्ल की एंट्री कराते हैं। इसके बाद शुरू होता है अपना क्रेब्स चक्र, है ना। इसके बाद क्या शुरू होता है? क्रेब्स चक्र। यहाँ पे लिख लो आप, ये क्रेब्स चक्र की खोज लिख रखी है ना, क्रेब्स चक्र की खोज लिख रखी है। इसके आगे क्रेब्स चक्र रेटिंग डाल दो यहाँ पे। वो पहली वाली तो जो इधर लिखा ना, इस अभिक्रिया में लिख रहा था, पेज पलटो, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र लिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र लिख रहा होगा, देखो। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग। यहाँ तो क्या लिखोगे? योजक अभिक्रिया, A डाल लो। फिर यहाँ पे B क्रेब्स चक्र, ठीक है। फिर C वाली ETS अभी शुरू हो गया आगे ना। ठीक है भाई, थोड़ा अंधेरा हो रहा है क्या यार? देखे, हाँ बराबर हो गया। तो कुछ लिख जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। अब कौन सा साइकिल चलेगा भाई? योजक अभिक्रिया होगी ना। योजक अभिक्रिया में क्या होगा? आप तो इतना सा याद रखना, एनसीईआरटी में पेपर में आ जाए, तो ये इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो राजस्थान बोर्ड वाला है मैटर। मैं पूरा ही बता दे आपको। योजक अभिक्रिया में कितने सहकारक भाग लेते हैं? बोलो 5। Mg+2, लिपोइक अम्ल, TPP, NAD+ कोएंजाइम। ठीक है, इनके भाग लेने के बाद एक CO2 अणु और NADH2 अणु निकलता है। ये हो जाती है योजक अभिक्रिया। इस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है कौन सा साइकिल? यहीं से स्टार्ट हो जाएगा क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, क्रेब्स साइकिल में क्या होगा बेटा? देखो, क्रेब्स चक्र की खोज किसने करी थी? इसका नाम ही क्या है? ये कोई केकड़ा नहीं है, ये वैज्ञानिक है H.A. क्रेब्स, नाम ही इसका यही है। जैसा वैज्ञानिक वैसी खोज, हैंस क्रेब्स, है ना। क्या नाम है?
हेंस क्रेब्स इसका नाम पूरा। तो वैज्ञानिक हेंस क्रेब ने किसकी खोज करी है भाई? हेंस क्रेब ने किसकी खोज करी है? यहाँ पर क्रेब चक्र की खोज करी है। इसको एक और नाम देते हैं, क्रेब चक्र का दूसरा नाम टीसीए साइकिल, टीसीए चक्र भी बोलते हैं। इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र। देखो इसका दूसरा नाम, पहला नाम क्या है? टीसीए साइकिल। क्या नाम है? टीसीए चक्र। दूसरा नाम क्या है इसका? ट्राई कार्बोक्सिलिक, हेंस क्रेब के नाम से क्रेब चक्र। तो ये साइकिल चलता है क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो सिट्रिक अम्ल जो होता है ना, सिट्रिक अम्ल, ये पहला उत्पाद। इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक, इसमें 3 है ना COOH के समूह होते हैं भाई, ऐसे ये सिट्रिक अम्ल है ना, 3 COOH के समूह होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ट्राई कार्बोक्सिलिक। क्या पड़ गया? ट्राई कार्बोक्सिलिक। तो अभी आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ट्राई कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या होगा? प्रारंभ में सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, पहले चरण में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम के साथ क्रिया करता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। पहला चरण किसका निर्माण होता है? सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। रह जाएगा याद, किसका निर्माण होता है? सिट्रिक अम्ल का। क्लियर है? सिट्रिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद ये अभी क्रिया है ना, कौन से एंजाइम की सहायता से होती है? सिट्रेट सिंथेज, है ना, उसका नाम क्या होता है? सिट्रेट। एंजाइम का नाम भी याद रख लो, सिट्रेट सिंथेज। एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेज। तो सिट्रेट सिंथेज की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल बनता है भाई। ठीक है, याद रह जाएगा, बोलो, सिट्रेट सिंथेज के रूप में, है ना। उसके बाद क्या होता है ना है ना, इसके बाद यहाँ पे लिखा नहीं है, कुछ समय बाद जो सिट्रिक अम्ल है ना, ये सिट्रिक अम्ल बन जाएगा आइसोसिट्रिक में। किसमें बन जाएगा? आइसोसिट्रिक, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दर्शा रखा है इसको, इसलिए नहीं कर रखा। ठीक है, तो ये आइसोसिट्रिक बनेगा। आइसोसिट्रिक बना, आइसोसिट्रिक बनने के बाद इसमें से CO2 निकलता है भाई। क्या निकलता है? CO2। ठीक है, CO2 निकलता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे 2 लगातार चरण चलते हैं, बीच में 2 लगातार चरणों के बाद फिर लास्ट में 5 कार्बन वाला यौगिक बनता है, जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। क्या नाम है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, जिसमें कितने कार्बन है? बोलो, 5 कार्बन। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। ये हो गया अपन कितने एनसीईआरटी के अनुसार इसको दूसरा चरण मान लेते हैं इससे, है ना। इसमें 2-3 चरण आते हैं बीच में, एक ही चरण नहीं आता, 2-3 चरण आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आप लोग, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल वापस उससे क्या बनता है भाई? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से सक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन सा चरण है मान लो? तीसरा चरण मान लो अपने पास। तो इससे अल्फा कीटो से 4 कार्बन वाला बनता है। एक CO2 को और त्यागोगे, यहाँ से CO2 को निकाल रहे हैं हम, यहाँ क्या कर रहे हैं? CO2 को निकाल रहे हैं बाहर, CO2 को निकाल रहे हैं और ऊर्जा बना रहे हैं। CO2 निकलेगी तभी तो ऊर्जा बनेगी। NADH2 और ATP का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? NADH2 और ATP का निर्माण। तो देखो ध्यान देना, इसमें अंतिम चरण में क्या होता है? अंतिम चरण में यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, तो इसका निर्माण होगा। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से किसका निर्माण होगा? सक्सिनिक अम्ल का। सक्सिनिक अम्ल का निर्माण हो गया। देखो अब यहाँ पे तो यहाँ पे जो सक्सिनिक अम्ल है ना, ये देखो इधर, ये सक्सिनिक अम्ल है और अल्फा कीटो है। इस दौरान जब अल्फा कीटो से सक्सिनिक बनेगा ना, तो यहाँ पे ATP का निर्माण होगा। ATP की जगह GTP भी यूज किया जाता है। क्या किसका यूज किया जाता है? इस जगह है ना GTP भी आता है। क्या आता है? GTP। तो इस जगह GTP भी आता है या ATP आ जाता है। तो यहाँ से ये दोनों चीजें आप याद रखना, ठीक है ना। यार ये फोन क्यों आ गया अभी? आगे की प्रोसेस देखो, आगे की प्रोसेस देखो। अब यहाँ आगे की प्रोसेस में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल और इससे बना 4 का क्यों बना? क्योंकि CO2 निकल चुकी है। यहीं पे क्या होता है? यहीं पे ADP और ATP से ATP का निर्माण होता है। अब अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको मैं बता चुका हूँ कई बार कि यहाँ पे IP भी आएगा। क्या आएगा? IP। ठीक है ना, तो आप इसको समझ जाया करो कि यहाँ पे IP भी होता है। अब आता है अगला चरण सक्सिनिक अम्ल से मैलिक अम्ल बनने का, है ना। सक्सिनिक अम्ल से मैलिक अम्ल बनने का है, तो ध्यान देना। तो यहाँ पर और चीज है, सक्सिनिक अम्ल जो, देखो इससे पहले एक चीज और बनती है। इससे पहले ना सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है, जो आपकी किताब में पूरे नहीं दे रखे। सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बनता है? फिर
सक्सनिक अम्ल, ध्यान देना। तो वह यहाँ से कोएंजाइम निकलेगा, तो यहाँ से जैसे कि यहाँ पे यूज होता है COA सक्सिनाइल कोएंजाइम, SCO बोलते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम, यहाँ से निकल जाता है और फिर क्या बनता है अपने पास सक्सनिक अम्ल बनता है। ये अपनी पूरी डिटेल से नहीं दे रखा है इसमें ना, तो फिर थोड़े बहुत लिख दिए। सक्सनिक अम्ल से मैलिक अम्ल बनता है। इस दौरान क्या होता है FADH2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? FADH2। ये बार बार मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, यही है पावर, इसी को बोलते हैं शक्ति, इसी से हमारा जीवन चलेगा। देखो आगे अभी बताएंगे कि इससे कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे आगे की प्रोसेस बताते हैं अपन। तो सक्सनिक अम्ल से मैलिक अम्ल बनते समय FADH2 का निर्माण होता है। सक्सनिक अम्ल से मैलिक अम्ल बनते समय FADH2 का निर्माण होता है। आपको नहीं आए तो आप इतना बोलना, आप तो क्या करोगे, पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, इस क्रिया में COS कोएंजाइम, इस क्रिया में Mg+2, इस क्रिया में NADH भाग लेते हैं, इस क्रिया में CO2 मुक्त होते हैं, NADH2 बनता है। फिर आगे बताएंगे ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। अब ये किस में प्रवेश कर गया? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। वहां पे इससे ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से क्रिया होगी जो कि 4 कार्बन वाला है, और एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन वाला है। तो इन दोनों की क्रिया से बनेगा सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल। फिर उसके बाद 2 लगातार क्रमबद्ध चरणों से ये किस में बदल जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में। और इस सभी क्रिया के दौरान क्या होगा? NAD+ से NADH2 का निर्माण होगा और एक CO2 अणु निकलेगा। ठीक है, ऐसे याद रखते जाना। फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से क्या होगा? यहाँ पे सक्सनिक अम्ल का निर्माण होगा। आप डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस दौरान क्या होगा? NAD+ से NADH2 का निर्माण और ADP से ATP का निर्माण होगा। ठीक है ना, इस तरह से याद रख लेना, है ना। ये हो गया। इसके बाद आप आगे देखोगे सक्सिनिक अम्ल, कंटिन्यू याद करना है, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 लाइनों में खत्म है। सक्सिनिक अम्ल जो कि 4 कार्बन वाला है, उससे मैलिक अम्ल का निर्माण होगा। मैलिक अम्ल क्यों बन रहा है? क्योंकि मैलिक अम्ल से दोबारा हमको चक्र को चलाना पड़ेगा, है ना। मैलिक अम्ल कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। उसके बाद इस दौरान क्या होगा? FAD+ से FADH2 का निर्माण होगा इस दौरान। ठीक है, मैलिक अम्ल बन गया साहब 4 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला? 4 कार्बन वाला। अब मैलिक अम्ल बन गया ना, तो मैलिक अम्ल को क्यों बनाया गया? क्योंकि ये मैलिक अम्ल ही है जो अभिक्रिया को दोबारा से चलाएगा। मैलिक अम्ल से फिर वापस क्या बनेगा? मैलिक अम्ल से मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होते हैं, तो नाम नहीं लिख के 4 कार्बन वाला यौगिक बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ये चक्र दोबारा से चलता रहेगा इस तरह से FADH2। अब इसका हिसाब किताब करो, इसका हिसाब किताब होगा ना भाई, कितने ATP बने और कितने क्या बने, ये सब चीजें यहाँ पे हिसाब किताब अपन को याद रखना है। तो हिसाब किताब तो ये है, देखो क्रेब्स चक्र में एक पायरुविक अम्ल की बात कर रहा हूं मैं, एक की, सुनना ध्यान से, अंदर की देखना कि आप यहां से देखना इस जगह से, इसको मिटा देता हूं मैं बीच वाली चीजों को। यहां से आप देखोगे कि इधर से क्या आ रहा है भाई? इधर से आ रहा है एक NADH2 आ रहा है, एक NADH2। तो इस एक NADH2 आ रहा है इधर। एक NADH2 में कितने ATP होते हैं? 3 ATP। तो मैं लिख दूं यहाँ 3 ATP, समझ गए? 3 ATP। इधर आ रहा है NADH2, एक और आ रहा है, तो बताएं एक NADH2 में कितने ATP होते हैं? 3 ATP। फिर से 3 ATP लिख दिया। FADH2 से ले लो, FADH2 में कितने ATP होते हैं? 2 ATP होते हैं। कितने ATP होते हैं? 2। NADH2 से ले लो, इधर कितने ATP काम आ रहे हैं? 3 ATP। कितने ATP? 3 ATP। तो 3 ATP काम आ रहे हैं बेटा, कितने ATP? 3 ATP। अब बताओ भाई कितने ATP हो गए टोटल? 3 और 3 6 2 8 8 और 3 11 हो गए। कितने हो गए? 11। एक और आ रहा है इधर से, यहाँ से एक ATP, ये तो बन रहा है ना इधर, तो एक ATP सिंगल बच रहा है अपने पास। तो टोटल मिला के अंदर कितने ATP बने? 12 ATP। कितने बने? 12 ATP। बार वाला भी ले लो, एक बार वाला लेते हैं, कितने हो गए? बार वाला लेते हैं 3 ATP उधर से ले लो, 3 ATP उधर से ले लो, तो कितने हो गए टोटल? 15 ATP। एक पायरुविक अम्ल से कितने ATP? एक पायरुविक अम्ल से, एक PA से 15 ATP, 15 ATP। तो 2 PA से कितने ATP? 30 ATP। कितने ATP? 30 ATP। ठीक है, उसके बाद इससे पहले कौन सी रिएक्शन हुई थी? ग्लाइकोलाइसिस। उसमें शुद्ध ATP कितने प्राप्त हुए थे? 2, याद है ना। और अशुद्ध जो दिख नहीं रहे थे वो कितने प्राप्त हुए थे? 6। 2 NADH2, बताओ कितने ATP हुए? 38 ATP। तो मैंने आपको बताया था कि एक ग्लूकोज के अणु से कितने ATP बनते हैं? 38। कितने बनते हैं? 38। आएगी नहीं बात समझ में? कहाँ से शुरू किया था? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से शुरू किया। ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने थे? कुल मिला के बता दो, 8 ATP। 2 तो शुद्ध और प्लस 6 अप्रत्यक्ष। 2 तो डायरेक्ट ATP मिल गए थे और 6 किससे मिले? NADH2 से मिले।
इधर क्रेब्स चक्र चल गया, योजक अभिक्रिया। तो योजक अभिक्रिया में देखो कितने हो गए टोटल, 8 जोड़ देता हूं मैं। योजक अभिक्रिया में कितने चले, योजक अभिक्रिया में कितने एटीपी, 3 एटीपी मिले। अरे एक NADH2 है तो कितने मिलेंगे, 3। तो इस तरीके से 3 और 2 बार पायरुविक अम्ल है तो ऐसे एक से ऐसे मिलेंगे। तो याद रखते जाना आप लोग, सबसे पहले एक का याद रखो फिर 2 का तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक ग्लूकोज का अणु चल रहा है हमारे पास, चलते चलते चल रहा है, पहला हुआ ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने, 2 शुद्ध बने और 6 अप्रत्यक्ष बने NADH2 से। तो कितने एटीपी हो गए, 8 एटीपी। चलो इसमें आते हैं क्रेब्स चक्र में। एक क्रेब्स चक्र चला, एक क्रेब्स चक्र चल रहा है भाई, है ना। एक क्रेब्स चक्र में कितने बन रहे हैं भाई, 15 एटीपी। तो 2 क्रेब्स चक्र चलेंगे, 2 बार चलेगा ये, तो 2 बार चलने से कितने एटीपी बने, 30। 30 प्लस 8 कितने हो गए, 38 एटीपी। इस तरह से हमारे पास कौन सा चक्र है ये, क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्रेब्स चक्र की खोज करने, इसका नाम हेंस क्रेब्स की वजह से रखा गया है ना। TCA साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है यहाँ पे, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 भाग इसमें है ना, ये बनता है। इस तरीके से ये चलता है क्रेब्स चक्र। ठीक है, तो याद रख लेना, एसिटाइल कोएंजाइम, सिट्रिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, मेलिक और ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल। याद रखना है कहाँ कहाँ पे बनता है, कितनी CO2 निकलती है, किस जगह निकलती है। एक CO2 निकलती है कहाँ, योजक अभिक्रिया में। एक CO2 निकलती है सिट्रिक अम्ल से अल्फा कीटो बनते समय। एक CO2 निकलती है अल्फा कीटो से सक्सिनिक अम्ल बनते समय। ये ऐसे याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, आएगी नहीं समझ में। तो ये थी भाई अपने पास क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र का हिसाब किताब में अपन ने देख लिया है। ठीक है, तो इसके बाद आगे जो आता है हमारे पास वो आता है ETS, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है,